मुझे फजा में किसी तरफ से नागिन दुर्गा की खुशबू आ रही होती तो मैं वहां से जरूर निकल पड़ता, लेकिन उसकी खुशबू बिल्कुल ही गायब हो गई थी। मैं मजबूर था कि उस वक्त तक रानी बाई के बंगले पर ही छुपा रहूं जब तक कि चुनीराम के आदमी चंदा के बारे में कोई खबर लेकर नहीं आते कि वो बंबई में है या कलकत्ते में। उस रोज पहली बार मुझे ये मालूम हुआ था कि मैं कलकत्ते के करीब किसी बड़े शहर में हूँ। वो दिन गुजर गया, रात भी गुजर गई, दूसरा दिन भी गुजर गया, दूसरी रात भी गुजर गई। इस दौरान पुलिस का एक इंस्पेक्टर और 2 सिपाही वहां आए, रानी बाई से अपनी खातिर मदारात करवाई, यूं ही एक बयान लिया और ये तसल्ली देकर चले गए कि लड़की को बहुत जल्द पुलिस बरामद कर लेगी। तीसरे दिन दोपहर के वक्त रानी बाई अपने कमरे यानी दूसरी मंजिल वाले ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी कोई रिसाला देख रही थी कि चुनीराम कमरे में दाखिल हुआ। वो बड़ा मसरूर नजर आ रहा था। आते ही बोला, रानी बाई, आखिर मेरे आदमियों ने चंदा रानी को तलाश कर ही लिया। रानी बाई ने रिसाला परे फेंक दिया और बेताब होकर पूछा, तुम सच कह रहे हो चुनीराम? कहाँ है मेरी चंदा रानी? चुनीराम सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गया। मैंने भी कान खड़े कर लिए ताकि मुझे भी मालूम हो कि नागिन दुर्गा को जागीरदार के गुंडे अगवा करके कहाँ ले गए हैं। चुनीराम ने सोफे पर आगे झुककर कहा, रानी बाई, हमारी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी इस वक्त बंबई में है। रानी बाई ने किसी कदर हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी वो उसे बंबई भी ले गए? चुनीराम बोला, यहाँ से वो लोग उसे कलकत्ते ले गए थे, वहां से हवाई जहाज में बिठाकर बंबई ले गए। रानी बाई ने पूछा, बंबई में वो किस जगह पर है? चुनीराम ने सर हिलाकर कहा, रानी बाई, अब इसका ख्याल छोड़ ही दो तो अच्छा है। वो एक ऐसी जगह पहुंचा दी गई है जहां से जिंदा या मुर्दा हालत में उसे कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। जागीरदार के गुंडों ने उसे मंबा देवी के मंदिर में पहुंचा दिया है और कौन नहीं जानता कि मंबा देवी के पुजारियों के चुंगल में फंसी हुई औरत को यमदूत भी चाहे तो नहीं छुड़ा सकता। इससे तो बेहतर है कि हम किसी दूसरी लड़की को ले आते हैं। भारत में खूबसूरत बेसहारा लड़कियों की कोई कमी नहीं। मुझे नागिन दुर्गा का सुराग मिल गया था। मेरे लिए इतना सुराग ही काफी था। बंबई में अगर नागिन दुर्गा मौजूद थी तो वहां पहुंचकर उसकी खुशबू मुझे आसानी से उस तक पहुंचा सकती थी। मेरे सामने अब 2 काम थे, जिनमें एक काम तो बंबई पहुंचना था जो बेहद मुश्किल था क्योंकि मैं सांप के रूप में था। दूसरा काम उस चुनीराम को ठिकाने लगाने का था ताकि ये किसी दूसरी बेसहारा लड़की की जिंदगी बर्बाद न कर सके। दूसरा काम बड़ा आसान था। रानी बाई भी नाउम्मीद हो गई, कहने लगी, मंबा देवी के मंदिर के पुजारियों का हम मुकाबला नहीं कर सकते। तुम ऐसा करो कि कल ही कलकत्ते रवाना हो जाओ। वहां तुम्हें मशरकी पाकिस्तान से अगवा की हुई कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी। उसे औने पौने खरीद कर ले आओ। बस लड़की खुशशक्ल और जवान होनी चाहिए, बाकी हम उसे सब सिखा पढ़ा लेंगे। चुनीराम बोला, कल का इंतजार करने की क्या जरूरत है? मेल एक्सप्रेस शाम को रांची पहुंचती है। मैं उसमें बैठकर कलकत्ते रवाना हो जाता हूँ। सामान की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक बैग घर से लाना है। रानी बाई ने कहा, अच्छा ख्याल है, तुम अभी घर जाकर अपना बैग ले आओ, जाओ। चुनीराम चला गया। मैंने उसे इसलिए जिंदा जाने दिया क्योंकि उसे बैग लेकर वापस आना था और उसके बैग के अंदर या बैग के नीचे छुपकर मुझे रांची रेलवे स्टेशन पहुंचना था। मुझे उस वक्त पता चला कि उस शहर का नाम रांची है, जो कलकत्ते से नागपुर और जमशेदपुर की तरफ जाते हुए एक मशहूर शहर है। चुनीराम के जाने के बाद रानी बाई ने शांति को आवाज देकर अपने लिए चाय मंगवाई और पानदान में से एक पान निकाल कर मुंह में रखा और बेदिली से अखबार खोलकर पढ़ने लगी। चुनीराम को उसी कमरे में वापस आना और उसी कमरे से वापस स्टेशन जाना था। मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं उसके बैग के अंदर नहीं घुस सकूंगा। मुझे उसके बैग के बाहर नीचे की जानिब चिमटना होगा और ये काम मुझे बड़ी होशियारी से करना पड़ेगा। उस वक्त सिर्फ चुनीराम ही मुझे रेलवे स्टेशन तक पहुंचा सकता था। अगर ये मौका निकल जाता है तो मुझे बहुत खज्जल ख्वारी करके स्टेशन तलाश करना होगा। आखिर चुनीराम आ गया। उसके हाथ में चमड़े का वही बैग था जिसके अंदर घुसकर मैं रानी बाई के बंगले तक आया था और इत्तेफाक से नागिन दुर्गा मुझे मिल गई थी। इस दौरान मैं अपनी जगह से खिसक कर दीवार के साथ साथ कालीन के किनारे से होता हुआ दरवाजे के पास दहलीज के अंदर छुप कर बैठ गया और चुनीराम के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। मैं छोटे साइज का सांप था जिसकी वजह से मुझे छुपने के लिए थोड़ी सी जगह ही दरकार होती थी। चुनीराम रानी बाई के पास बैठा उससे हिदायत लेता रहा। बैग उसके पास ही रखा हुआ था। फिर वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। बैग उसके हाथ में था। बैग फर्श से ज्यादा 1 फुट ऊंचा था। मैंने पूरा जाविया बना लिया हुआ था। जैसे ही चुनीराम दरवाजे में से बाहर निकला मैं उछलकर उसके बैग के नीचे चिमट गया। ये काम मैंने इतनी फुर्ती और एहतियात के साथ किया था कि चुनीराम के बैग को हल्का सा धचका ही लगा। चलते हुए चूंकि बैग उसके हाथ में हिल रहा था इसलिए उसने ये झटका महसूस न किया। नीचे रानी बाई की गाड़ी खड़ी थी। चुनीराम ने ड्राइवर से कहा, लखी राम, चलो भाई स्टेशन पर ले चलो। जो हुक्म
सरकार। चुनीराम ने बैग पिछली सीट पर रख दिया। मैं नीचे से खिसक कर गाड़ी की सीट की एक तरफ छुप गया। कार चल पड़ी। चुनीराम ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा था। वो सारा रास्ता ड्राइवर से इधर उधर की बातें करता रहा। गाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी हुई तो मैं दोबारा बैग की एक जानिब चिपक गया। ये रांची शहर का रेलवे स्टेशन था। मैं स्टेशन पर पहुंच चुका था। यहाँ से मुझे सिर्फ बंबई जाने वाली गाड़ी मालूम करके उसकी छत पर सवार होना था, लेकिन इससे पहले एक जरूरी काम करना था और वो काम चुनीराम दल्लाल को हमेशा की नींद सुलाना था, ताकि आइंदा वो किसी की माँ बहन की इज्जत और जिंदगी बर्बाद न कर सके। रांची स्टेशन पर इतनी ज्यादा रोशनियां नहीं थी जितना मेरा ख्याल था कि होंगी। ये मेरे लिए अच्छी बात थी। चुनीराम बैग उठाए बुकिंग विंडो के पास आकर खड़ा हो गया। बैग उसने नीचे रख दिया था। मैं बैग की दूसरी तरफ हो गया। यहाँ दूसरे मुसाफिर भी खड़े थे। मेरे लिए चुनीराम को गिरा कर बाहर निकलने का मौका कम था। लोग मुझे देख सकते थे। चुनीराम टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म पर भी काफी लोग थे। वो एक तरफ रखे हुए बेंच पर बैठ गए। मैं अभी तक बैग के साथ चिमटा हुआ था। बेंच के पीछे थोड़ा अंधेरा था। मैंने मौके का जायजा लिया। यहाँ से मैं फरार हो सकता था। चुनीराम बेंच पर दूसरे मुसाफिरों के साथ बैठा सिगरेट पी रहा था। बैग उसकी टांगों में रखा था। उसने धोती पहनी हुई थी। उसकी एक पिंडली मेरे सामने थी। मैं जरा सा खिसक कर आगे हुआ और पलक झपकने में उसकी पिंडली पर डस लिया और उसके साथ ही बेंच के पीछे दीवार की आड़ में हो गया, जहां हल्का अंधेरा था। मैं चुनीराम का अंजाम देखकर वहां से भाग जाना चाहता था। मेरे जहर की तासीर बड़ी हलाकत खेज थी और कोई भी इंसान उसे 1 सेकंड के 10वें हिस्से से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चुनीराम के साथ भी यही हुआ। जैसे ही मैं उसे डस कर दीवार की ओट में आया, इतनी देर में वो आगे को गिर पड़ा और दूसरे मुसाफिरों में शोर मच गया और वो लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। सबको बाद में पता चला होगा कि उसे सांप ने डसा था। इतनी देर में मैं वहां से निकलकर प्लेटफॉर्म के बहुत आगे उस जगह पहुंच गया जहां कोई मुसाफिर नहीं था। सिर्फ रेलवे माल गोदाम का सामान पड़ा था। मैं सामान के पीछे इत्मीनान से बैठ गया और सोचने लगा कि अब ये किस तरह से मालूम होगा कि रांची से बंबई जाने वाली गाड़ी किस वक्त और कौन से प्लेटफॉर्म से जाती है। ये बड़ा कठिन मरहला था। समत का मुझे अंदाजा हो गया था कि मशरिक की तरफ जिस गाड़ी का रुख होगा वो कलकत्ते की तरफ जा रही होगी और मगरिब की तरफ जिसका रुख होगा वो नागपुर, बंबई या ज्यादा से ज्यादा पटना, बनारस, दिल्ली की तरफ जा रही होगी। अगर मैं बनारस, पटना या लखनऊ भी पहुंच जाता हूं तो वहां से बंबई जाने वाली गाड़ी पकड़ने की कोशिश कर सकता था, लेकिन ये मुझे इल्म था कि रांची से बरास्ता, बिलासपुर, रायपुर, नागपुर और नासिक भी गाड़ियां बंबई जाती हैं और ये रास्ता लंबा नहीं है और रांची और बंबई के मुतवाजी है और ट्रेन भारत की मशरकी घाट से मगरबी घाट की तरफ जाती है। मगर ये मालूम करना एक सांप के लिए तकरीबन नामुमकिन था कि रांची से बरास्ता, पटना, बनारस कौन सी गाड़ी जाती है और बरास्ता, नागपुर, नासिक कौन सी गाड़ी जाती है। मैं इस पोजीशन में भी नहीं था कि रांची के प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर तक पड़ा रहूं। एक तो मुझे बंबई जल्दी पहुंचकर नागिन दुर्गा को तलाश करना था, दूसरे दिन की रोशनी में मेरा नजर आ जाना यकीनी था और जब एक सांप नजर आ जाता है तो फिर इंसानों से उसका बचकर निकलना इतना आसान काम नहीं होता। मैंने यही सोचा कि जो गाड़ी भी मगरिब की तरफ जाती होगी, अल्लाह का नाम लेकर उसकी छत पर बैठ जाऊं। अगर पटना वगैरह पहुंच गया तो वहां से बंबई जाने वाली गाड़ी की छत पर सवार होने की कोशिश करूंगा और अगर ये गाड़ी बंबई जा रही होगी तो इसी गाड़ी की छत से चिपका रहूंगा। मैं बंगाल के इलाके में काफी फिर चुका था। मुझे मालूम था कि रांची के बाद बड़ा शहर रायपुर ही आता है। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी कि जिस प्लेटफॉर्म पर मैं छुपा हुआ था वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी का रुख मगरिब की तरफ था और ये कलकत्ते से आ रही थी। इसमें बहुत मुसाफिर थे। कुछ उतर गए, ज्यादा मुसाफिर वहां से सवार हो गए। मैंने बहुत कान लगाकर लोगों की बातें सुनी कि शायद पता चल जाए कि ये गाड़ी दिल्ली जा रही है या बंबई, मगर मालूम ना हो सका। मैं अल्लाह का नाम लेकर दूसरी तरफ से आकर ट्रेन के पहियों से गुजरकर ट्रेन के एक डिब्बे की छत पर चढ़कर बैठ गया। कुछ देर के बाद ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन बाकी सारी रात चलती रही। दूसरे दिन दोपहर के बाद एक ऐसे बड़े स्टेशन पर पहुंची जो सूबा बिहार का शहर नहीं लगता था। वहां उर्दू नहीं बोली जा रही थी। लोग तमिल या तेलुगु या मराठी में बातें कर रहे थे। मुझे इत्मीनान हो गया कि ट्रेन बंबई की तरफ ही जा रही है, पटना, बनारस की तरफ से होकर दिल्ली नहीं जा रही। ट्रेन आगे चल पड़ी। फिर जब रायपुर का शहर आया तो मुझे यकीन हो गया कि मैं इत्तेफाक से या खुशकिस्मती से उस गाड़ी में सवार हो गया हूँ जो रायपुर
रायपुर, बिलासपुर, नागपुर और नासिक से होती हुई बंबई जा रही है। किस्सा मुख्तसर, उस ट्रेन ने मुझे बंबई के बोरी बंदर स्टेशन पर पहुंचा दिया। बंबई का दूसरा बड़ा स्टेशन बॉम्बे सेंट्रल था, मगर ये ट्रेन बंबई के पहले बड़े स्टेशन बोरी बंदर आकर रुकी थी। ये बहुत वसी और कुशादा रेलवे स्टेशन है, टर्मिनल स्टेशन है, यानी यहाँ से आगे कोई गाड़ी नहीं जाती। जिस वक्त ट्रेन बंबई पहुंची उस वक्त वहाँ बारिश हो रही थी। मैं ट्रेन की छत से रेंग कर रेलवे स्टेशन की दूसरी जानिब उतरा और प्लेटफॉर्म की दीवार से लगकर रेंग कर उस जगह पहुंचकर छुप गया जहां बड़े बड़े 2 बफर लगे हुए थे, यानी यहां लाइन बंद हो जाती थी। मैंने सबसे पहले फजा को सूंघा। मुझे फजा में नागिन दुर्गा की खुशबू महसूस हुई, मगर ये खुशबू बहुत कमजोर और लतीफ थी। अगर नागिन दुर्गा सांप की शक्ल में होती तो ये खुशबू बहुत तेज होती, मगर वो इंसानी यानी औरत की शक्ल में थी, जिसकी वजह से उसकी सांप की बू हल्की पड़ गई थी और सिर्फ औरत की हल्की सी खुशबू उसके जिस्म से खारिज हो रही थी। खुशबू बहुत हल्की थी और बाहर चूंकि शहर में बारिश हो रही थी इसलिए ये खुशबू और भी लतीफ हो गई थी। लेकिन ये कमजोर खुशबू भी नागिन दुर्गा तक मेरी रहनुमाई कर सकती थी। ट्रेन बंबई दिन के वक्त पहुंची थी। मुझे रात का अंधेरा हो जाने का हर हाल में इंतजार करना था। मैं बड़ी महफूज जगह पर छुपा हुआ था, चुनाचे वहीं छुपा रहा। जब सूरज डूब गया, प्लेटफॉर्म पर रोशनियां हो गईं, तो मैं वहां से निकल कर चल पड़ा। मैं अंधेरे कोनों और दीवारों वगैरह की आड़ लेता स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बारिश नहीं हो रही थी। बंबई बहुत बड़ा शहर था, यहाँ कदम कदम पर खतरा था। सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि मैं उसे उबूर करते हुए किसी गाड़ी के नीचे आकर कुचला जा सकता था। रोशनी इतनी थी कि मुझे किसी भी सड़क को पार करते हुए लोग देखकर मेरे पीछे पड़ सकते थे। मैं स्टेशन से बाहर निकल आया था, लेकिन जिस तरफ से बाहर निकला था, अगरचे वो माल गोदाम टाइप का इलाका था, फिर भी वहाँ खूब रोशनी हो रही थी। रोशनी मेरी दुश्मन थी। मैंने फजा को सूंघा। नागिन दुर्गा की हल्की हल्की खुशबू की लहरें एक समत से आ रही थी। मैं उसी समत की तरफ बेहद एहतियात से काम लेते हुए रेंगने लगा। सड़क पार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सड़क पर बसें भी चल रही थीं, विक्टोरिया गाड़ियां भी चल रही थीं, मोटरसाइकिल और मोटर कारें भी आ जा रही थीं। सड़क के किनारे एक ग्रीन बेल्ट बनी हुई थी। मैं उसमें छुपकर आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ रहा था जिस तरफ से मुझे नागिन दुर्गा की खुशबू आ रही थी। सड़क शैतान की आंत की तरह लंबी थी। आखिर सड़क एक तरफ को मुड़ी तो सामने एक बहुत बड़ा गोल चौक आ गया। दरमियान में गोल दायरे की शक्ल में घास का प्लॉट था। गाड़ियां उसका चक्कर लगा कर गुजर रही थी। जिस ग्रीन बेल्ट पर मैं जा रहा था वो सड़क वहां आकर खत्म हो जाती थी। ग्रीन बेल्ट के आखिर में नारियल के दरख्त थे। मैं एक दरख्त के तने में छुपकर सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये इतना बड़ा चौक जहां रोशनियों ने दिन चढ़ा रखा है, मैं कैसे पार करूंगा? क्योंकि नागिन दुर्गा की खुशबू चौक के पार से आ रही थी। शायद मंबा देवी का मंदिर उसी तरफ था। मैंने देखा कि कुछ फासले पर बस का शेड बना हुआ था। वहाँ 2 मंजिला बसें आकर खड़ी होती हैं और आगे चल पड़ती हैं। मैंने सोचा कि वहाँ जाना चाहिए, शायद मंबा देवी के मंदिर को जाने वाली कोई बस मिल जाए। मंबा देवी का मंदिर बंबई की मशहूर जगह थी। किसी न किसी बस की पेशानी पर उसका नाम जरूर लिखा हुआ होगा। मैं दरख्त की आड़ से निकल आया और छुपता छुपाता बस स्टैंड पर आ गया। उस वक्त वहाँ कोई बस नहीं थी। एक मुसाफिर औरत बच्चे को लिए शेड के अंदर बैठी थी। मैं तेजी से शेड की छत पर आ गया। इतने में एक बस आकर रुकी। कंडक्टर बोलने लगा। उसने बंबई की 3-4 जगहों के नाम लेकर मुसाफिरों को सवार होने की दावत दी, मगर उसमें मंबा देवी के मंदिर का नाम नहीं था। वो बस निकल गई। दूसरी 2 मंजिला बस आई तो कंडक्टर ने बाहर निकल कर कहा, पारसी बुत, ओपरा हाउस, मंबा मैया का मंदिर। मेरा मकसद हल हो गया था। मैं शेड की छत पर से ही छलांग लगाकर 2 मंजिला बस की छत पर आ गया और वहीं चिमट गया। बस आगे चल पड़ी। बस बंबई की रोशन, कुशादा और बारौनक सड़कों पर से होती हुई 2-3 जगहों पर रुकी। हर जगह कंडक्टर उस मकाम का नाम लेता और मुसाफिर उतर जाते। आखिर एक जगह बस रुकने लगी तो कंडक्टर ने आवाज दी, मंबा मैया जी का मंदिर। वहाँ इतनी रोशनी थी और आसपास इतने लोग थे कि मैं बस की छत से ही चिमटा रहा। जब बस आगे चल पड़ी तो मैं नीचे छलांग लगाने के लिए मौका तलाश करने लगा। एक चौक पर आकर बस दाएं तरफ घूमी तो उसकी रफ्तार हल्की हो गई। फुटपाथ का एक दरख्त नीचे को झुका हुआ था। मैं उछलकर दरख्त की शाखों से लिपट गया। बस आगे निकल गई थी। बस स्टॉप खाली हो गया था। सड़क पर भी किसी किसी वक्त कोई गाड़ी गुजरती थी। मैं दरख्त से नीचे उतर आया। मुझे कुछ फासले पर एक बड़े मंदिर की इमारत दिखाई दी जिसके दरवाजे पर खूब रोशनियां हो रही थी। उधर से किसी वक्त मंदिर के टल बजने की आवाज भी आ रही थी। ये मंबा देवी का मंदिर ही हो सकता था। नागिन दुर्गा की हल्की हल्की खुशबू भी उसी तरफ से आ रही थी। मैं फुटपाथ और सड़क के किनारे के दरमियान रेंगता हुआ मंदिर की तरफ बढ़ा। मैं काफी तेजी से जा रहा था। मंदिर के अकब की तरफ आया तो रुक गया।
मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि नागिन दुर्गा की खुशबू मंदिर के अंदर से नहीं बल्कि मंदिर के अकब में कुछ फासले पर जो ऊंची ऊंची इमारतें जगमगा रही थीं उस तरफ से आ रही थी। इसका मतलब था कि नागिन दुर्गा मंदिर में नहीं थी, इन बुलंद इमारतों में किसी जगह थी। मैंने मंदिर की पिछली दीवार के साथ 2-3 चक्कर लगाए। दुर्गा की खुशबू मंदिर से नहीं बल्कि अकबी इमारतों की जानिब से ही आ रही थी। एक लम्हे के लिए मैंने गौर किया और फिर बुलंद इमारतों की तरफ रेंगने लगा। मंदिर और इमारतों के दरमियान एक बेआबाद खाली जगह थी जहां खुदाई का काम हो चुका था और मिट्टी के ढेर पड़े थे, शायद जहां कोई नई इमारत बन रही थी। मैं मिट्टी के ढेरों के दरमियान से होकर निकल गया। बुलंद इमारतों के आगे से एक सड़क गुजरती थी जिसकी दरमियानी ग्रीन बेल्ट में दरख्त और फूलदार पौधे उगे हुए थे। थोड़े थोड़े वक्फे से दूसरी जानिब से मोटर कारें तेजी से गुजर जाती थीं। मैं सड़क पार कर गया। शुरू रात का वक्त था। बिल्डिंगों के फ्लैटों में रोशनी हो रही थी। टीवी और कैसेट प्लेयर्स पर लगे हुए इंडियन फिल्में और अंग्रेजी गानों की हल्की हल्की आवाजें भी आ रही थी। 3-3, 4-4 बिल्डिंगों के दरमियान पीछे जाने का रास्ता बना हुआ था जहां गाड़ियां खड़ी थीं। एक जगह बच्चे खेल रहे थे। एक बिल्डिंग के बाहर 3-4 नौजवान लड़के बैठे सिगरेट पीते हुए आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ कहीं रोशनी थी और कहीं अंधेरा था। मैं अंधेरे में से होकर नागिन दुर्गा की खुशबू के पीछे पीछे चला जा रहा था। बिल्डिंगों के एक ब्लॉक के पीछे एक पुरानी टाइप की कोठी नुमा इमारत थी जहां अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ बरामदे में एक बत्ती जल रही थी। गेट कोई नहीं था। लगता था ये अंग्रेजों के जमाने की कोई कोठी होगी जहां अब शायद कोई नहीं रहता, क्योंकि बाहर न कोई गाड़ी खड़ी थी, न कोई आदमी नजर आता था और न ही कोठी के किसी कमरे में रोशनी हो रही थी। मगर नागिन दुर्गा की खुशबू उसी कोठी से आ रही थी और खुशबू पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। कोठी के लॉन में जंगली झाड़ियां उग रही थीं। ये कोई आसेबी कोठी लगती थी। मैं झाड़ियों में से होकर कोठी के बरामदे में आ गया। नागिन दुर्गा की खुशबू को बड़ी तवज्जो के साथ एक जगह रुक कर महसूस किया। ये खुशबू कोठी के अकब की जानिब ज्यादा थी। मैं कोठी के अकब में आ गया। उस तरफ कोठी की पुरानी दीवार टूट गई थी। अंधेरा था मगर सांप होने की वजह से मुझे अंधेरे में सब कुछ नजर आ रहा था। कोठी के पीछे भी एक बरामदा था। उस तरफ एक नए मॉडल की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के शीशे चढ़े हुए थे। मैंने खिड़की के शीशे में से झांक कर देखा। गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। मैं बरामदे की तरफ बढ़ा। दुर्गा की खुशबू एक दरवाजे में से निकल रही थी। यहाँ खुशबू काफी तेज हो गई थी। मैं अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगा। पुरानी कोठी थी और ऊपर रोशनदान पर निगाह डाली तो उसका शीशा एक तरफ से टूटा हुआ था। मैं तेजी से दीवार पर रेंगता हुआ रोशनदान पर पहुंच गया। दूसरी तरफ कमरे में झांक कर देखा। कमरे की सारी बत्तियां बुझी हुई थी। अंदर से दुर्गा की खुशबू के साथ मुझे शराब की बू भी महसूस हुई। शराब की बू की मुझे काफी शनाख्त हो गई थी। जरूर कोठी के किसी कमरे में शराब पी जा रही थी मगर किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं टूटे हुए रोशनदान में से नीचे कमरे में उतर गया। कमरे में ड्रम और छोटे बड़े लकड़ी के खोखे पड़े थे। वहाँ भी एक दरवाजा था जो बंद था। पुराना दरवाजा था। दहलीज के ऊपर काफी जगह थी। मुझे दूसरी तरफ से 2 आदमियों के धीमी आवाज में बातें करने की आवाज आई। मैंने दहलीज के ऊपर चढ़कर दरवाजे के पट के नीचे से सर निकाल कर देखा। दूसरी तरफ एक मुख्तसर सा कमरा था जहां मलका विक्टोरिया के जमाने के भारी भरकम सोफे पर 2 आदमी आमने सामने बैठे थे। छत पर पंखा चल रहा था। दीवार पर बत्ती चल रही थी। दरमियान में छोटी मेज पर शराब की बोतल, ग्लास वगैरह पड़े थे। दोनों आदमी शराब की चुस्कियां लेते और बातें कर रहे थे। नागिन दुर्गा की खुशबू बराबर आ रही थी। दोनों में से एक आदमी पुख्ता उम्र का था। उसके घुंघराले बालों में सफेदी झलक रही थी। दूसरा गठे हुए बदन का नौजवान था। उसने टी शर्ट पतलून पहनी हुई थी। नौजवान ने पुख्ता उम्र के आदमी को मुखातिब करके कहा, गुरु का दिल उस लड़की पर आ गया है, वो उसे अपने पास ही रखेगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा वीरू चाचा। उधेड़ उम्र के आदमी का नाम वीरू चाचा था। वीरू चाचा बोला, जैकी कहते तो तुम ठीक हो। आखिर हम जो लड़की को इतनी मुसीबत से पुलिस का खतरा मोल लेकर उठा कर लाए हैं तो हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। लड़की को गुरु ने संभाल लिया है। जैकी ने कहा, मैं तो कहता हूँ कि हम लड़की को किसी बहाने यहाँ से दुबई ले जाते हैं। वहाँ अपना एक एजेंट है। कुछ नहीं तो 50-60 हजार में लड़की को जरूर खरीद लेगा। वीरू चाचा ने नफी में सर हिलाकर कहा, नहीं जैकी, ये काम खतरनाक है। गुरु के हाथ बड़े लंबे हैं। उसके गैंग के आदमी दुबई, शारजा वगैरह में हर जगह मौजूद हैं। उसे खबर हो गई तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर लड़की भी तो गुरु के साथ बड़ी चहक चहक कर बातें करती है। अभी उसे यहाँ आए 2 दिन ही हुए हैं और गुरु की दीवानी हो रही है। जैकी ने कहा, चाचा ये लड़की, क्या नाम बताया था तुमने उसका?
वीरू ने कहा चंदा रानी, यही नाम बताया था। इस बात की तस्दीक हो गई कि ये लोग नागिन दुर्गा के बारे में ही बात कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू से ये बात भी वाज़ेह हो गई थी कि चंदा यानी नागिन दुर्गा अभी तक मनहूस देवता की बद्दुआ के ज़ेर असर है और उसकी याददाश्त वापस नहीं आई और वो अभी तक अपने आप को एक तवाइफ ज़ादी या अय्याश किस्म की सोसाइटी गर्ल ही समझ रही है और इस तरह रहकर जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाना चाहती है और नहीं जानती कि इस तरह उसकी जिंदगी तबाही के धाने पर पहुंच रही है। मनहूस देवता ने इसीलिए उसको बद्दुआ दी थी और उसकी याददाश्त सलब करके उसके दिलो दिमाग को अपनी मर्जी के मुताबिक बना दिया था। जैकी कह रहा था या तो ये लड़की बड़ी ही भोली भाली लड़की है और या फिर बेहद चालाक और खुर्रांट किस्म की लड़की है जो घाट घाट का पानी पी चुकी है। वीरू चाचा ने चुस्की लगाई, सिगरेट का कश लगाया और बोला, जैकी बेटा, मेरा मशवरा तो यही है कि हमें अभी खामोश रहकर देखना चाहिए कि ऊंट किस करवट बैठता है, उसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सामने वाली दीवार का दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की अंदर आई जिसने सिर्फ ब्लाउज और पतलून पहनी हुई थी। कहने लगी, चाचा, तुम्हें और जैकी को गुरुदेव ने बुलाया है। दोनों जल्दी से उठ खड़े हुए और लड़की के पीछे पीछे दूसरी तरफ निकल गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।